बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। देखिए, राज्य प्रशासन के रूप में मैंने आपको राज्यपाल, मंत्रिमंडल, इसके बाद राज्यपाल के साथ साथ में मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री के बारे में आपको चर्चा की थी। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका राजनीतिक दल, या अपन कह सकते हैं कि भारत में दलीय व्यवस्था। संविधान के रूप में या संविधान के अनुसार अपन ये जानते हैं कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए दलीय आवश्यकता होती है और यह दलीय व्यवस्था निर्वाचन के आधार पर अपने प्रतिनिधियों का चयन करती है। या अपन ये कह सकते हैं कि निर्वाचन प्रणाली चाहे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, वयस्क मताधिकार के आधार पर जिन प्रतिनिधियों का निर्धारण करती है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका दलीय प्रणाली की होती है। एक राजनीतिक दल दूसरे राजनीतिक दलों से किस प्रकार अपने विरोध प्रकट करता है और सत्ता की आड़ में वह अपने सिद्धांतों के आधार पर चुनाव लड़ता है। दूसरा राजनीतिक दल विरोधी दल की भूमिका निभाता है और इसी के आधार पर जनता जिनके विचारों से सहमत होती है उसे समर्थन प्रदान कर उसके प्रतिनिधित्व उन्हें प्रदान करती है और सत्ता का निर्धारण करती है। लेकिन देखिए, अलग अलग राज्यों की या अपन ये कह सकते हैं कि अलग अलग देशों की स्थिति अलग अलग होती है। इस दलीय व्यवस्था को अपन तीन भागों में बांटते हैं। जैसे एक होती है एक दलीय व्यवस्था। एक दलीय व्यवस्था वह होती है कि जहां केवल एक ही राजनीतिक दल को राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता प्राप्त होती है। जैसे कि चीन में केवल एक ही राजनीतिक दल है और वो है आपका राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस, या अपन ये कह सकते हैं साम्यवादी दल, जो प्रभावशाली दल के रूप में। दूसरे है द्विदलीय व्यवस्था पाई जाती है, जहां एक राजनीतिक दल सत्ता में होता है और दूसरा विपक्ष की भूमिका निभाता है। दूसरा राजनीतिक दल सत्ता में होता है तो पहला राजनीतिक दल यानी विपक्ष की भूमिका निभाता है। ऐसे देशों में जैसे कि अपन का ब्रिटेन है, अमेरिका है, वहां पर द्विदलीय व्यवस्था पाई जाती है। एक होती है आपकी बहुदलीय व्यवस्था। बहुदलीय व्यवस्था वह होती है जहां दो या दो से अधिक राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की मान्यता प्रदान की जाती है, लेकिन साथ साथ भी क्षेत्रीय दलों को भी मान्यता प्रदान की जाती है। अर्थात राजनीतिक दल दो या दो से अधिक कितने भी हो सकते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था के आधार पर अपन ये कह सकते हैं कि भारत में बहुदलीय व्यवस्था के सिद्धांत को अपनाया गया है, जिसके आधार पर अपन ये कह सकते हैं कि कुछ शर्तें हैं, कुछ निर्धारण है, कुछ इसकी विशेषताएं हैं। ये आपका टॉपिक है कि भारत में दलीय व्यवस्था। तो समय से सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं कि भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है और यह कैसे कार्य करती है। पहला है आपका बहुदलीय व्यवस्था। 2019 के आंकड़ों के आधार पर यदि देखा जाता है तो यहाँ पर 8 राष्ट्रीय राजनीतिक दल और लगभग 44 क्षेत्रीय राजनीतिक दल को मान्यता प्राप्त है। अर्थात यहाँ किसी एक राजनीतिक दल को जब स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता तो गठबंधन के आधार पर अन्य राजनीतिक दलों से समायोजन करने के बाद में सत्ता प्राप्त की जाती है या सरकार का गठन किया जाता है। तो यहाँ पर बहुदलीय व्यवस्था के सिद्धांत को अपनाया गया है। अर्थात यह महत्वपूर्ण विशेषता है भारतीय दलीय व्यवस्था की कि यह बहुदलीय व्यवस्था के सिद्धांत पर आधारित है। दूसरी विशेषता यह है कि दलों में यानी कि बिखराव, विभाजन और अस्थिरता की स्थिति है। अर्थात एक राजनीतिक दल यह आवश्यक नहीं है कि वह अपने सिद्धांतों पर बना रहता हो, वह अन्य राजनीतिक दलों के सिद्धांतों का अनुसरण करके या उसके साथ समायोजन करके दूसरे राजनीतिक दलों के साथ में भी मिल जाता है। कभी कभी अपने राजनीतिक दल की नीतियों से स्पष्ट नहीं होता या सहमत नहीं होते, ऐसी स्थिति में बिखराव की स्थिति भी पाई जाती है। राजनीतिक दल कुछ ऐसे भी हैं जो अस्तित्व में आए लेकिन उनका अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त हो गया, अर्थात यह अस्थिर स्थिति में है, यानी कि राजनीतिक दल बनते रहते हैं और बिगड़ते रहते हैं या समाप्त होते रहते हैं। तो अतः अपन ये मानते हैं कि विशेषताओं के तहत के राजनीतिक दलों में बिखराव की स्थिति पाई जाती है, विभाजन की स्थिति पाई जाती है और अस्थिरता की स्थिति पाई जाती है। जैसे कि कांग्रेस में देखिए कि कांग्रेस में विभाजन लगभग 4 बार हुआ है, 1969 में, 1978 में, 1995 में और 1999 में भी कांग्रेस के किसी एक भाग में फिर दूसरा भाग विभाजित हुआ है। इसके बाद तीसरी विशेषता देखिए कि आंतरिक लोकतंत्र एवं अनुशासन का अभाव। राजनीतिक दलों में विशेष तौर से यह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इनका गठन किया जाता है, लेकिन अवसरवादिता के आधार पर
अपन ये कह सकते हैं कि ना तो इनमें अनुशासन दिखाई देता है और ना ही इनमें लोकतंत्र के अनुरूप कार्य करने की क्षमता देखी जाती है। इसी के आधार पर अपन ये कह सकते हैं कि जैसे कि सामान्यतः एक राजनीतिक दल दूसरे राजनीतिक दलों से सहमत होता है और अपने राजनीतिक दलों को वह नज़रअंदाज करता है, तो ऐसे में गठबंधन सरकारें अस्तित्व में आती हैं। लेकिन जैसे ही गठबंधन सरकार में एक राजनीतिक दल जब अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं करता और अपना समर्थन वापस ले लेता है, तो ऐसी स्थिति में सरकार भी गिर जाती है। तो इस आधार पर अपन ये कह सकते हैं कि भारतीय दलीय व्यवस्था की यह भी एक विशेषता है कि इसमें लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का अभाव है, साथ साथ में अनुशासन का भी अभाव पाया जाता है। इसके बाद देखिए अगला कि क्षेत्रीय दलों की शक्ति में वृद्धि। अधिकांशतः लोगों की यह अवधारणा बन चुकी है कि राष्ट्रीय राजनीतिक दलों से हटकर कुछ अपने क्षेत्रीय दलों को ज़्यादा महत्व दिया गया है। क्षेत्रीय दलों से तात्पर्य यह होता है कि वह अपने क्षेत्र का विकास ज़्यादा से ज़्यादा करने की यानी कि क्षमता रखता होता है और उसमें अपने क्षेत्र के प्रति लगाव की भावना होती है। लोग भी इस बात को मानते हैं कि क्षेत्रीय दल जो अपने क्षेत्र का बना हुआ है, वह अगर यहाँ अस्तित्व में रहता है तो अपने राष्ट्र का विकास क्षेत्र यानी कि बहुत शीघ्रता से होगा। और यही कारण है कि क्षेत्रीय दलों की शक्ति में वृद्धि हुई है और विशेष तौर से जैसे कि डीएमके है, अन्ना डीएमके है, मुस्लिम लीग है, शिवसेना है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, ये ऐसे ही क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं जिन्होंने अपनी शक्ति के आधार पर अपनी सरकार का गठन किया है। तो क्षेत्रीय दलों की वृद्धि होने से वहां राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की शक्ति में कमी आई है और इन राज्यों में अधिकांशतः इन्हीं की सरकार का निर्माण होता है। और यदि अगर सरकार का निर्माण नहीं होता तो कोई भी राष्ट्रीय राजनीतिक दल क्यों ना हो, इनके सहयोग के अभाव में सरकार का गठन राज्यों में नहीं कर सकता। इसी प्रकार से देखिए कि दलों की नीतियों में स्पष्ट विभेद का अभाव। मैंने आपको जैसा कि बताया कि राजनीतिक दलों की हालांकि जब चुनावी घोषणा पत्र जारी किए जाते हैं तो निर्धारित किया जाता है कि उनकी नीतियां इस प्रकार की स्पष्ट हैं, लेकिन जब राजनीतिक दल सत्ता में आने की कोशिश करता है और उससे बहुमत प्राप्त नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में वह अपने सिद्धांतों के साथ किसी न किसी प्रकार से समझौता करता है। इसी के आधार पर अपन कह सकते हैं कि दल की नीतियां स्पष्ट नहीं रहती और यह अस्पष्टता के रूप में कार्य करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की तो स्पष्ट नीतियां फिर भी होती हैं, लेकिन क्षेत्रीय दलों की स्पष्ट नीतियां केवल अपने राज्यों के हितों को लेकर की जाती हैं। लेकिन जब राज्य के हितों के साथ साथ में राष्ट्रीय हितों को जब ज़्यादा महत्व दिया जाता है और सत्ता प्राप्त करने के लिए उसे ललायत किया जाता है या उसे आग्रह किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में दोनों ही राजनीतिक दल अपने अपने सिद्धांतों के साथ समझौता करते हैं और समझौता करने के बाद में उनकी नीतियां बिल्कुल स्पष्ट हो जाती हैं कि कौन राजनीतिक दल, कौन सा क्षेत्रीय दल किस नीति का अनुसरण कर रहा है। इस चीज़ का कोई स्पष्टीकरण नहीं है। इसका ताज़ा उदाहरण आप देखिए कि महाराष्ट्र की बनी हुई 2020 की सरकार इस बात का निर्धारण करती है कि जहां शिवसेना और कांग्रेस, दूसरी तरफ एनसीपी जिसका नेतृत्व शरद पवार करते हैं, इनकी नीतियों में भिन्नता होती हुई भी जब सरकार का गठन किया गया था, तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से अलग रखने के लिए उन्होंने किस प्रकार से समझौता किया है, ये इसका ताज़ा उदाहरण है कि दल की नीतियों में स्पष्टता का अभाव होता है और ये अस्पष्टता के रूप में कार्य करते हैं। इसके बाद देखिए कि वंशानुगत नेतृत्व। विशेष तौर से राजनीतिक दलों की यह विशेष महत्वपूर्ण, चाहे आप विशेषता समझ लीजिए चाहे इसको कमी समझ लीजिए, कि यह वंशानुगत आधार पर कार्य करती है। और यही कारण है कि अधिकांश छोटे राजनीतिक दल समाप्त हो चुके हैं। राष्ट्रीय राजनीतिक दलों में भी स्थिति ऐसी है कि जहां वंशानुगत आधार पर नेतृत्व सौंपा जाता है, जबकि उनमें प्रतिभाशाली नेतृत्व की कमी होती है। ऐसी स्थिति में चुनावों में उन्हें अधिक सफलता प्राप्त नहीं होती। और उसके ताज़ा उदाहरण भी आपको मिल सकते हैं, जैसे कि देखिए कि क्षेत्रीय दलों के आधार पर अगर देखिए कि वंशानुगत आधार पर समाजवादी पार्टी का नेतृत्व मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में किया गया था, लेकिन उसकी बागडोर या उत्तराधिकारी के रूप में यहाँ पर अखिलेश यादव को सौंपी। इसी प्रकार से नेशनल कॉन्फ्रेंस जो अपन मानते हैं कि यह जम्मू कश्मीर का महत्वपूर्ण राजनीतिक दल था, फारूक अब्दुल्ला और उसके बाद उमर अब्दुल्ला, या एक प्रकार से वंशानुगत आधार पर इनको यानी नेतृत्व सौंपा गया। इसी के साथ देखिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस है, अकाली दल है, डीएमके है, अन्ना डीएमके है, इत्यादि ऐसे क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं जिन्होंने वंशानुगत आधार पर उस दल को एक सीमा तक तो पहुंचाया है, लेकिन साथ साथ में
वह नेतृत्व को इतना प्रभावी नहीं बना सके जितना कि प्रभाव होना चाहिए। लोगों में यह जागरूकता पैदा हो जाती है या उनमें यह सोच पैदा हो जाती है कि जब एक राजनीतिक दल एक ही वंशानुगत आधार पर निर्धारित किए जाते हैं तो हम उनका समर्थन क्यों करें। लेकिन फिर भी व्यक्तिगत हितों से हटकर जब इन व्यक्तियों ने सार्वजनिक हित या राज्य के हितों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कार्य किए जाते हैं तो उनके प्रति आस्था बढ़ी है और वह उनका समर्थन करते हैं। सामान्यतः ये इसके बाद देखा जाता है कि जैसे कि राजनीतिक दलों में आपराधिक प्रवृत्तियां भी बढ़ी हैं। यह कमी मान लीजिए या विशेषता मान लीजिए। राजनीतिक दल अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हत्या, मारकाट या अपन ये कह सकते हैं कि अन्य प्रकार की गतिविधियां जैसे कि जालसाजी करना होता है, किसी का अपहरण करना होता है, तो ऐसी प्रवृत्तियां में लिप्त रहती हैं और श्याम दाम दंड भेद इत्यादि सभी नीतियों को अपनाकर यह सत्ता प्राप्त करने में लिप्त रहते हैं। ऐसी स्थिति में राजनीतिक दलों का अस्तित्व, जहां पर ये मानते हैं कि राजनीतिक दल एक तरफ बहुदलीय व्यवस्था राज्य के लिए उचित इसलिए मानी जाती है कि लोगों के पास में मत देने के अधिक विकल्प खुले रहें, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी नीतियों को स्पष्ट करने के बजाय उन्हें अस्पष्ट कर दिया है, जिसके कारण यही है कि कुछ लोग किसी राजनीतिक दल के प्रभाव क्षेत्र में रहते हैं और कुछ व्यक्ति या कुछ मतदाता दूसरे राजनीतिक दल के प्रभाव क्षेत्र में रहते हैं। 1998 के बाद भारत की जो राजनीति में परिवर्तन हुआ है उसके आधार पर अपन ये कह सकते हैं कि एक राजनीतिक दल जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता रखता है वह अकेले चुनाव लड़ने की क्षमता नहीं रखता और किन्हीं अन्य राजनीतिक दलों से समझौता करके या गठबंधन करके यानी कि चुनाव लड़ता है। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी को देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने सामान्यतः राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नाम से यानी चुनाव लड़ा, जिसे अपन एनडीए का नाम देते हैं, एनडीए का नाम। दूसरी तरफ अपन मानते हैं कि कांग्रेस ने भी यूपीए यानी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के आधार पर चुनाव लड़ा, जिसमें अन्य राजनीतिक दलों को भी शामिल किया। तो सामान्यतः अपन ये कह सकते हैं कि राजनीतिक दल की जो व्यवस्था है उसमें कुछ कमियां भी देखी जाती हैं, लेकिन फिलहाल अपन ये समझते हैं कि भारत की शासन व्यवस्था में बहुदलीय व्यवस्था के सिद्धांत को अपनाया गया है और राजनीतिक दलों में ये विशेषता या ये गुण पाए जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये मानी जाती है कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल को मान्यता कैसे प्राप्त होती है, राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के लिए निर्धारण के लिए कौन कौन से संशोधन किए गए थे, किस किस प्रकार की नीतियां निर्धारित की गई, इसके बारे में विशेष जानकारी आपको कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल सबसे पहले चुनाव चिन्ह आवंटन का जो कार्य था, जिसमें दोनों चीजें के संरक्षण एवं आवंटन चुनाव चिन्हों का, यह सबसे पहले आदेश जारी किया गया था 1968 में, जिसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या अपन ये कह सकते हैं कि अन्य जो राजनीतिक दल है कि नेशनल कांग्रेस हो इत्यादियों को आवंटित किए गए थे चुनाव चिन्ह, जिसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। इसके बाद देखिए कि जब उन्होंने पुनः इन आदेशों 1968 के आदेशों में जब परिवर्तन किया गया था तो 2 दिसंबर 2000 को पुनः इनमें परिवर्तन किया गया था और राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने के नियम भी निर्धारित थे। इसके बाद में इसमें पुनः परिवर्तन यानी कि 14 मई 2005 को किया गया था। यह कार्य निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्धारित किया था। निर्वाचन आयोग ने पुनः राष्ट्रीय राजनीतिक दल या अन्य प्रकार की गतिविधियों के आधार पर जो भी उनकी शर्तें थी उसके आधार पर राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या में वृद्धि करते हुए पहले जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल पहले 6 थे, इसके बाद में 7 हुए और 2019 में निर्वाचन आयोग के द्वारा 8 राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान की थी। विशेषतः इनकी जो शर्तें थी वो भी इस प्रकार से निर्धारित हैं, जिसमें ये निर्धारित कर रखा है कि कुछ क्षेत्रों में एक निश्चित अनुपात में या निश्चित प्रतिशत के आधार पर उन्हें मत प्राप्त करना अति आवश्यक है। जैसे कि अपन मानते हैं यदि किसी क्षेत्रीय दल को राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता प्राप्त करनी होती है तो उसके लिए यह आवश्यक है उनमें से किसी एक, जो आपके 3 महत्वपूर्ण बिंदु दे रखे उनमें से किसी एक शर्त की पूर्ति होना आवश्यक है और उसके लिए शर्तें निर्धारित की गई हैं कि गत लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनावों में कम से कम 4 से अधिक राज्यों में वैध मतों का कम से कम 6% उन्हें प्राप्त होना अति आवश्यक है।
या फिर अगर 6% नहीं होता है तो इसके अलावा राज्य में कम से कम 4 लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने अति आवश्यक है। दोनों ही शर्तें निर्धारित हैं। या तो अपन ये मान सकते हैं कि 4 से अधिक राज्यों में 6% का मत रखता हो, या लोकसभा चुनाव में 4 सदस्य निर्वाचित किए जा चुके हैं। पहली शर्त यह निर्धारित है। दूसरी शर्त यह है कि गत लोकसभा चुनावों में कुल सदस्यों के कम से कम 2% सदस्य निर्वाचित होने चाहिए एक राज्य में। लेकिन इसके अलावा दूसरी शर्त यह भी दे रखी है कि कम से कम 3 राज्यों में 2% वहां की जो सदस्य संख्या है उसके 2% मत होना आवश्यक है, या 2% सदस्य होना आवश्यक है। जैसे यदि किसी राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या 100 है तो ऐसे लगभग 4 राज्यों में 2-2 सदस्य होना, जहां पर जैसे किसी में अगर विधानसभा सदस्यों की संख्या 200 है, कहीं 100 है, जहां 200 है वहां 4 सदस्य, जहां 100 है वहां 2 सदस्य, ऐसे 4 राज्यों में कम से कम 2% सदस्य निर्वाचित होना आवश्यक है। इस आधार पर भी राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता प्राप्त प्रदान की जा सकती है। इसके अलावा तीसरी जो महत्वपूर्ण शर्त है वो है आपका, यानी कि किसी भी दल को, यानी कम से कम 4 राज्यों में राज्यों की मान्यता प्राप्त हो, यानी उसे कह सकते हैं जैसे क्षेत्रीय राजनीतिक दल के रूप में किसी राज्य की मान्यता प्राप्त हो जाती है, तो ऐसे किसी एक राजनीतिक दल को यदि 4 राज्यों में राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त हो तो उसे भी राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की श्रेणी में घोषित यानी कर दिया जाता है। विशेष तौर से अपन ये मानते हैं कि भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की स्थिति क्या है, या अपन ये कह सकते हैं कि कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, कौन उनके संस्थापक रहे हैं, किसके द्वारा उसका गठन किया गया है या अध्यक्ष हुआ है, और इसका कार्यकाल किस प्रकार से निर्धारित रहा है। इसके बारे में आपको आगामी वीडियो में बताया जाएगा कि राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की भारतीय शासन व्यवस्था में क्या महत्वपूर्ण भूमिका है और कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं और इनका स्थापना किन के द्वारा और कब हुई है। तब तक के लिए धन्यवाद।